हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन 314, 315, 316 एंड 317 जो है उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने सेक्शन 1 से लेके 313 तक कवर करवा दिया है। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज जो है समझ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 314 से, जो कि है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ में क्या है, 314 में आपके पास प्रॉपर्टी आई है जिसमें आपकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आने के बाद आपकी इंटेंशन खराब हो गई। ठीक है, हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, यानी कि डिसऑनेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है जब आप उसको यूज़ करते हैं, मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपने यूज़ के लिए, और प्रॉपर्टी कैसी होगी, थेफ्ट की तरह मूवेबल होगी। shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years, यानी कि 6 महीने से लेके 2 साल तक की सजा हो सकती है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखो, A takes property belonging to Z out of Z's possession in good faith। ठीक है, गुड फेथ में इन्हें क्या किया, जेड की प्रॉपर्टी ले ली उसकी पोजेशन से बाहर, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। इस गुड फेथ में ली कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, ए की, खुद की है। यहाँ पे ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, चोरी नहीं हुई। बट इफ़ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, यानी कि ऐसा होने के बाद उसको लगा रहे नहीं ये तो जेड की ही है, ठीक है, उसको अपनी गलती पता चल गई, अब वो यूज़ करता है, तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट जो यूज़ हुआ है, इंटेंशन मेंसरिया हुआ है, अब आप उसको मिसअप्रोप्रिएट या कन्वर्ट करते हो अपने यूज़ के लिए, तो आप 314 में आएंगे। बी में है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस। ठीक है, जेड की एब्सेंस में जेड की लाइब्रेरी में चला जाता है ए, क्योंकि उसका फ्रेंड है। एंड टेक्स अवे बुक वहाँ से उठा ली उसने विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। हेयर इफ ए वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैड जेड्स इम्प्लाइड कंसेंट टू टेक द बुक फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग इट, अगर उसको यूं लगता है कि भाई वो पढ़ने के लिए ले सकता है, तो यहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई, बेशक उसने वहाँ से किताब उठा ली। बट इफ़ ए आफ्टरवर्ड सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए अगर उसको सेल करता है, ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। सी में है ए एंड बी बीइंग जॉइंट ऑनर्स ऑफ अ हॉर्स, ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बीज पोजेशन। ठीक है, ए और बी जॉइंट ओनर हैं घोड़े के, ए जो है घोड़े को ले लेता है बी की पोजेशन से कि भाई इसको यूज़ करेंगे। हेयर एज ए हैज़ अ राइट टू यूज़ द हॉर्स, क्योंकि दोनों ओनर हैं तो भाई यूज़ कर सकता है, क्योंकि ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट इट। बट अगर वो ए सेल कर देता है बिना उसके बी की परमिशन के, और उसको सारा जो पैसा आया अपने यूज़ के लिए करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 314 लग जाएगी। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है टाइम पीरियड के बारे में, थोड़े से टाइम के लिए भी अगर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है तो वहाँ पे 314 में आएगा। उसके बाद है इलस्ट्रेशन। देखो, ए फाइंड्स द गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, जेड से जो प्रोमिसरी नोट है उसको ए को मिला, बियरिंग ए ब्लैंक एंडोर्समेंट। ठीक है, अब ए को पता है कि भैया जेड का है ना, प्लेजेस इट विद द बैंकर एज ए सिक्योरिटी फॉर अ लोन इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड, ए हैज़ कमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन बता दी कि ए को पता चल गया, उसने जेड को ना देने के बजाय प्लेज कर दिया वहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 देखो, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी के पोजेशन में नहीं है, ए को मिलती है ऐसी प्रॉपर्टी, एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, और वो प्रॉपर्टी ले लेता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्टोरिंग इट टू द ओनर, डज नॉट टेक और मिसअप्रोप्रिएट डिसऑनेस्टली एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है भाई, कोई ऑफेंस नहीं लगा, बट ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अबव डिफाइंड इफ ही अप्रोप्रिएट्स टू हिज ओन यूज, अपने यूज के लिए करता है, व्हेन ही नोज और हैज द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द, यानी कि मान लो सड़क पे कोई मिल गया, आपको पर्स मिल गया, अब आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसको उठा के अपने यूज में रख लिया, तो यहाँ पे वो 314 में आ जाएगा। और बिफोर ही हैज़ यूज्ड रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू द ओनर एंड हैज़ केप्ट द प्रॉपर्टी ए रीजनेबल टाइम टू इनेबल द ओनर टू क्लेम इट।
अब रीजनेबल टाइम क्या होगा, मीन्स क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, हर केस में अलग होगा। हो सकता है ना वो कुछ टाइम के लिए रख ले, अप्रोप्रिएट करे एक टाइम के बाद, रीजनेबल टाइम के बाद, भाई कोई क्लेम करने नहीं आया तब वो यूज़ करे, तो यहाँ पे नहीं आएगा वो। लेकिन ये रीजनेबल मीन्स और टाइम क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, हर केस के लिए अलग अलग होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइंडर को पता हो कि ओनर कौन है, और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट। इट इज़ सफिशियंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव टू बी इज ऑन प्रॉपर्टी। बस उसको ये पता है भाई तेरी खुद की नहीं है, और इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर, या फिर उसको गुड फेथ यानी कि मान लो पैसा ही मिल गया, अब उसे थोड़ी ना पता है किसका है, दैट द रियल ओनर कांट बी फाउंड, तब वो यूज़ कर सकता है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखो ए में है, ए फाइंड्स द रूपी ऑन द हाई रोड, नॉट नोइंग टू हुम द रूपी बिलोंग्स, ई पिक्स अप द रूपी। यही मैंने अभी बताया, ए जो है उसको रोड पे रुपी मिला, उस पे नाम तो लिखा नहीं है किसका है, उसने उठा लिया अपने यूज़ के लिए, तो यहाँ पे कमिट नहीं होगा 314 के अंदर। बी में है, ए फाइंड्स द लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट, ठीक है, बैंक नोट है, फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू हुम द नोट बिलोंग्स। अब उसको पता है भाई ये नोट किसका है, ही अप्रोप्रिएट्स द नोट, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि वो उसका जो रियल ओनर है उसे दे सकता है। सी में है, ए फाइंड्स द चेक पेएबल टू द बियरर, he can form no conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A जो है अप्रोप्रिएट कर लेता है चेक को बिना अटेम्प्ट ऐसा किए कि वो ओनर को ढूंढे, यहाँ पे वो गिल्टी होगा। डी में है, ए सीज जेड ड्रॉप हिज पर्स विद मनी इन इट, ठीक है, ए ने देखा कि जेड का जो पर्स है गिर गया है, ए ने उठा लिया विद द इंटेंशन कि वो भाई जेड को दे देगा बाद में, लेकिन क्या करता है वो अपने अप्रोप्रिएट कर लेता है, मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन हो जाएगा इसी ऑफेंस का। ई में है, ए फाइंड्स द पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, ही आफ्टरवर्ड डिस्कवर दैट इट बिलोंग्स टू जेड एंड अप्रोप्रिएट्स टू ओन यूज। सिंपल वही है, डी जैसा ही है, ए को पर्स मिला और उसने ढूंढने की बजाय अपने उसमें कर लिया, तो फिर वो ए गिल्टी होगा। एफ में है, ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स, वो एकदम से उसको बेच देता है। अब यहाँ पे रीजनेबल टाइम जो हमने ऊपर पढ़ा ना एक्सप्लेनेशन 2 में, यहाँ पे आएगा कि वो कुछ देर वेट करे कि भाई कोई उसका जो ओनर है वो लेने के लिए आए, उसको वेट करना चाहिए रीजनेबल टाइम के लिए, लेकिन उसने एकदम से, ये इमिजिएटली वर्ड आ गया ना, तो एकदम से जाके बेच दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, 314 में गिल्टी हो जाएगा। 315 में है, देखो, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिजीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है और कन्वर्ट्स टू इन ओन यूज एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या अपने यूज के लिए करता है कोई प्रॉपर्टी, नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वाज इन द पोजेशन ऑफ, कि भाई डिसीज्ड पर्सन की थी, वो उसके पोजेशन में थी मरते हुए, एंड हैज़ नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, तो वो भी क्या होगा, 3 साल की उसको सज़ा हो जाएगी, ठीक है। कोई भी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या अपने कन्वर्जन करता है अपने उसको प्रॉपर्टी को, उसको पता है भाई जो डिजीज्ड पर्सन है ये उसकी थी, जो भी उसका है, और हैज़ नॉट बीन सिंस बीन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, जो उसका लीगली एंटाइटल्ड है उसके वो हाथ में होनी चाहिए, लेकिन आपने उसका मिसअप्रोप्रिएशन किया है वहाँ पे, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट फॉर 3 years एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ सच पर्सनस डिजीज वाज एम्प्लॉयड बाय हिम, यानी कि वो उसका नौकर था और सर्वेंट क्लर्क था, तो अब आप उसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको 7 साल की, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंट्रस्टमेंट आ जाएगी। जेड, अब इलस्ट्रेशन से समझना, जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, जेड मर जाता है, उसके पास क्या क्या है, फर्नीचर भी था, मनी भी था, उसके नौकर ने क्या किया, जो उसका लीगली एंटाइटल्ड था, मैंने ऊपर बताया ना कि लीगली एंटाइटल्ड के पास ना पहुँच के उसने खुद ले लिया है ना, तो लीगली जो एंटाइटल्ड था उसके पास आए, उससे पहले क्या किया, नौकर ने खुद यूज़ कर लिया, तो वो 315 में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो सेक्शन है 316, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी इस तरह का ही है, लेकिन इसमें क्या है, इंट्रस्टमेंट है। हुएवर बीइंग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद प्रॉपर्टी
ठीक है, आपको एंट्रस्टमेंट एक ट्रस्ट फैक्टर है जिस पे आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, लेकिन आपने उसका मिसयूज कर दिया। और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को एंट्रस्टमेंट किया गया था एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, आपने क्या किया, खुद उसका यूज किया, और डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust। सिंपल है। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है ए एक पर्सन है जो ईपीएफ में सेक्शन 17 के अंदर जो है एम्प्लॉयर है, ठीक है, और नॉट हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेनेशन 1 और 2, जस्ट इसको हम एक थोरो रीड दे देते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 316 का जो मेन है मैंने आपको बता दिया है, ये एक पर्टिकुलर एक एक्ट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से ये रिलेटेड करते हैं, और ये नहीं आते हैं, प्रलिम में भी नहीं आते हैं, मेन भी नहीं आते हैं, तो इनको एक बार पर वैसे हम रीड कर लेते हैं। एक पर्सन है जो एम्प्लॉयर है, किस में आता है, सेक्शन 17 के इस एक्ट में, और नॉट हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेएबल। अब वो वहाँ से क्या है, पैसे ले लेता है टू ए प्रोविडेंट फंड, जिसके आने थे वहाँ से प्रोविडेंट फंड से पैसे उठा लेता है, एस्टैब्लिश बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स शैल बी डीम टू हैव बीन। अब वहाँ पे भी इंटरेस्टमेंट होगी उसकी, एम्प्लॉयर है जो विद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो डिडक्टेड बाय हिम, और अगर वो पेमेंट में कोई गलती कर देता है तो वहाँ पे क्या होगा, ये 316 में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय दिस एक्ट, वो भी क्या है, एंट्रस्टमेंट क्या मानी जाएगी वो बताया इन दोनों एक्सप्लेनेशन में। शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एंट्रस्टेड विद द अमाउंट, जो भी उसमें डिडक्ट हुई है इंश्योरेंस में, वो अगर यूज कर लेता है ऐसा पर्सन तो वहाँ पे उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी और 316 लग जाएगा। अब मेनली 316 को हम समझते हैं इलस्ट्रेशन से। ए है एक एग्जीक्यूटर है टू द विल ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, डिजीज्ड जो पर्सन मर चुका है उसने विल बनाई थी और वो उसका एग्जीक्यूटर था, उसको बताना था किसको कितना कितना मिला है। अब वो क्या करता है, डिसऑनेस्टली डिसओबे करता है लॉ को, जो कानून ने उसको पावर दी है उसको, और क्या करता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है उसका कुछ शेयर अपने यूज़ के लिए, तो ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बी में है ए जो है एक वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्टेड हिज फर्नीचर टू ए। ए जो वेयर हाउस कीपर है, जेड जो है जाता जाता उसको क्या करता है, इंट्रस्ट कर दे, भाई मेरा फर्नीचर है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न्ड, कि वो फर्नीचर उसको वापस कर देगा जितनी भी पेमेंट उस सामान को रखने की हुई है। ए क्या करता है, सेल कर देता है, तो ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सी में है ए रिसाइडिंग इन कोलकाता इज एजेंट फॉर जेड। ए जो है क्या है, एजेंट है जेड का, रिसाइडिंग एट दिल्ली, जो जेड है दिल्ली में रहता है, कोलकाता में ए एजेंट है। देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड जेड। ए और जेड में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है दैट ऑल सम्स रिमिटेड बाय जेड टू ए शैल बी इन्वेस्टेड बाय ए। ए जो है उसका काम देखेगा जैसे जैसे जेड बताएगा, अकॉर्डिंग टू जेड्स डायरेक्शन। जेड रिमिट्स 1 लाख ऑफ रुपीज टू ए, ठीक है, विद डायरेक्शन टू ए कि वो कंपनी के पेपर जो हैं उनमें जो है इन्वेस्ट करेगा। ए क्या करता है, उनको अपने बिजनेस में लगा देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डी में है बट इफ ए इन इलस्ट्रेशन सी। अब ए क्या कर रहा है, नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ। अब उन पैसे को क्या करता है, किसी और शेयर में लगा देता है, बैंक ऑफ बंगाल में। जेड ने जो कहा था ना कि इस कंपनी के उसमें लगाना, उसकी बजाय किसी शेयर में लगा देता है गुड फेथ में कि भाई इससे ज़्यादा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर। हेयर दो जेड शुड सफर लॉस and should be entitled to bring a civil action against A on account of that loss, yet A not having acted dishonestly, तो वहाँ के पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं होगा, बेशक से वहाँ पे लॉस हो जाए। ई में है एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी एंड ईदर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विद द गवर्नमेंट टू पे इनटू अ सर्टेन ट्रेजरी ऑल द पब्लिक मनी विच ही होल्ड्स। ठीक है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, इंटरेस्टेड है पब्लिक मनी के लिए,
जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बताया गया है या लॉ के द्वारा बताया गया है कि वो ट्रेजरी को इस तरह से होल्ड करेगा, वो अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है, तो वहाँ पे ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एफ में है ए करियर इज एंट्रस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड ओन बाय वाटर। ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, सो ए हैज़ कमिटेड 317। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो इसमें है 316 सॉरी, और सेकंड जो इसका सबसेक्शन है वो देखते हैं। देखो अब इसमें पनिशमेंट बताई है 5 साल की। Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of 3 years or with fine or with both। थर्ड में है whoever being entrusted with property as a courier, wharfinger or warehouse keeper। वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो आपने इंटरेस्ट किया है वो एक प्रॉपर जॉब प्रोफाइल पे है, करियर है या वारफिंगर है, वेयर हाउस कीपर है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा, और वहाँ पे अगर ऐसा काम होता है तो पनिशमेंट बढ़ जाती है, 7 ईयर्स हो जाएगी। सबसेक्शन 4 में है whoever being a क्लर्क और सर्वेंट। यहाँ पे भी हो ऑब्वियस सी बात है, क्लर्क सर्वेंट तो अपॉइंट किए जाएंगे, तो वहाँ पे इंटरेस्टमेंट ज़्यादा है, तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी। तो ये जो सबसेक्शन है ये मेनली क्या है, पनिशमेंट्स को ही बताते हैं। उसके बाद है 5th कि whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of business as a banker, merchant, factor, broker, attorney और agent। ये अंडरलाइन कर लेना, प्रीलिम में पूछ लेते हैं। इनमें अगर होगा तो क्या होगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो हमारा 316 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये कमेंट में जो है इसी के जो हैं 405 जो पहले था इसी में इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो एक बार आप ये देख लेना। उसके बाद है 317 स्टॉलन प्रॉपर्टी ऑफ रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। 317 सबसे पहले तो इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन यही आता है कि स्टॉलन प्रॉपर्टी किस किस चीज़ से जब ट्रांसफ़र होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और चीटिंग। प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। तो स्टॉलन प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, या फिर एक्सटॉर्शन से आई प्रॉपर्टी है, या रोबरी से, या चीटिंग से। एंड प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, यानी कि ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये मैंने किया नहीं हुआ है। कहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी और ले ली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आई प्रॉपर्टी भी स्टॉलन प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जहां पे ट्रांसफर कैसे हुआ है, ट्रांसफर हुआ है और द मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है उस प्रॉपर्टी का, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो ये स्टॉलन प्रॉपर्टी आई थी ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, वो कमिट हुआ है विद इन और विदाउट इंडिया। बट इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू पोजेशन, यानी कि जो लीगली इंटाइटल्ड था ना उस पर्सन के हाथ में ही वो घूम के प्रॉपर्टी आ गई, तो वो स्टॉलन प्रॉपर्टी अब नहीं रहेगी। ठीक है, 410 हमने आईपीसी में पढ़ा था स्टॉलन प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट में है पनिशमेंट। अब कोई भी ये फर्स्ट में तो केवल बताया है स्टॉलन प्रॉपर्टी कौन कौन सी। सेकंड में है हुएवर डिसऑनेस्टली रिसीव और रिटेन एनी स्टॉलन प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी रिसीव करता है या रिटेन करता है स्टॉलन प्रॉपर्टी को नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव कि ये जो है स्टॉलन प्रॉपर्टी है, 3 साल की जो है क्या होगी, सज़ा हो जाएगी। उसके बाद है थर्ड सबसेक्शन 317 का, हुएवर डिसऑनेस्टली रिसीव्स और रिटेन्स एनी स्टॉलन प्रॉपर्टी, पोजेशन जिसका कैसे आया है, डकैती से। यानी कि जो भी डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को लेता है और उसका पोजेशन कैसे बना है, डकैती से, और उसको पता है कि भाई ये इस चीज़ से आई है, कहीं पे डकैती हुई है और फिर ये प्रॉपर्टी आई है, या फिर जो गैंग है उनसे आई है, तो वहाँ पे पनिशमेंट बढ़ जाएगी, 10 ईयर्स हो जाएगी। Whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property, यानी कि कोई हैबिचुअली रिसीव करता है, डील करता है प्रॉपर्टी में कि भैया ये चोरी की हुई है। ठीक है, उनको ही हैबिचुअली यानी कि क्या करता है, उसकी हैबिट ये है कि भाई वो उसी प्रॉपर्टी को जो चोरी का सामान है उसको बेचता है लोगों में। ठीक है, वहाँ पे 10 साल की सज़ा हो जाएगी। हैबिचुअली वर्ड ध्यान रखना इसमें।
सब सेक्शन 5th में है हुएवर वॉलंटरली असिस्ट्स इन कंसीलिंग और डिस्पोजिंग और मेकिंग अवे विद प्रॉपर्टी, यानी कि हेल्प करता है छुपाने में, उसको डिस्पोज करने में, किसको, स्टोलन प्रॉपर्टी को। तो वहाँ पे क्या होगी, सज़ा थोड़ी कम है, यहाँ पे 3 साल की सज़ा हो जाएगी। इसी के साथ हमारा 317 तक कंप्लीट हो जाता है और प्रॉपर्टी का आगे हम चीटिंग का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको समझ में आई हो वीडियो, सेक्शन समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।